जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आरआरबी यानी कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दोस्तों जो परीक्षा 2019 में 17/1/2019 को एग्जाम हुआ था, जिसमें दोस्तों शिफ्ट थर्ड में जो भी जितना भी जीके जिस क्वेश्चन पूछा गया था उसको दोस्तों हम लोग इस वीडियो में फुल डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग शिफ्ट फर्स्ट का भी आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं। देखिए, यदि आप रेलवे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कोई भी किसी भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले उसको क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उसी हिसाब से दोस्तों तैयारी करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन और पहला कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना का उजागर करता है। देखिए, याद रखिएगा दोस्तों, यह राइट हो जाएगा टिंडल प्रभाव के कारण। देखिए, जब प्रकाश किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, तो उससे दोस्तों हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए, देखने जंगल में कुहासे में जल सूक्ष्म बूंदे द्वारा प्रकाश का परिकिरण, यह सभी दोस्तों टिंडल प्रभाव का कारण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, चालू अर्थव्यवस्था समिति या अनुमानित समिति को कहा जाता है, याद रखिएगा। चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्यय यानी कि खर्चों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है, और यह दोस्तों अस्थायी मितव्ययता समिति के रूप में कार्य करती है। इसे दोस्तों हम लोग अनुमानित समिति भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 3, बोलता है कि बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। तो बैडमिंटन खेल दोस्तों यह ड्रॉप शब्द से संबंधित है, याद रखिएगा। ड्रॉप शब्द दोस्तों किससे है, तो बैडमिंटन से। इस शॉट में गेंद के अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है, जिससे गेंद नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे, और यह रणनीतिक रूप से दोस्तों एक हिट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसके सिफारिश पर हटा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, अगर सदस्यों की बात की जाए तो यह राज्यपाल के सिफारिश पर हटा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा विशेष समिति के सिफारिश पर किया जाता है। और राज्य मानवाधिकार 3 सदस्यीय निकाय है, याद रखिएगा। इसमें 2 सदस्य दोस्तों और एक अध्यक्ष होता है राज्य मानवाधिकार में, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसने सिजेरियन शैली का वास्तुकला का परिचय दिया था। तो चलिए दोस्तों इसका डिस्कशन देखिए। बोलता है दोस्तों कि चालुक्य वंश की भारतीय शाही राजवंश था, जिसने 6ठी और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया। और इस वंश की स्थापना दोस्तों पुलकेशिन प्रथम ने 543 में किया था, याद रखिएगा। चालुक्य वंश का दोस्तों स्थापना किसने किया था, तो पुलकेशिन प्रथम। अब कब, तो 543 में। चालुक्य वंशी शासकों ने सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया था, और ज्ञातव्य है कि चोल वंश दक्षिण भारत का राजवंश है, जिसकी स्थापना दोस्तों विजयालय ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या दोस्तों यह प्रोटॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, एक परमाणु के नाभिक में दोस्तों उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है, और प्रकाश के इस कण को दोस्तों फोटोन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है, याद रखिए। न्यूट्रॉन कैसी है दोस्तों, तो आवेश रहित यानी कि दोस्तों उदासीन है, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। और इसकी खोज दोस्तों जेम्स चैडविक ने किया था। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है, और यह अणु के साथ बंधे होने के बजाय दोस्तों यह स्वतंत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे दोस्तों वृद्धि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कि जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे दोस्तों वृद्धि कहते हैं। और भंगुर पदार्थ बल देने पर या विकृत करने पर टूट जाता है। और दोस्तों उपजाऊ मिट्टी
को मिट्टी का एक गुण है जिससे फसल प्रतिरूप तथा उत्पादन इसका अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद है और इससे हटा दिया गया है। तीसरा दोस्तों सामग्री और त्वरण से हटा दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद, सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। दूसरे शब्द में दोस्तों, किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल वस्तु को रेखीय संवेग को परिवर्तन के दर को समानुपाती होता है, अर्थात दोस्तों F बराबर ma, यानी कि बल बराबर दोस्तों द्रव्यमान इंटू त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि सुगंध देने वाला फूल मुख्य रूप से किस में पाया जाता है। तो सुगंध देने वाला फूल दोस्तों यह मुख्य रूप से केसर में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और केसर जो है दोस्तों यह एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जाफरान कहते हैं। केसर का वनस्पति का नाम दोस्तों क्रोकस सैटावाइस है। देखिए, इरिडेसी परिवार का यह सदस्य लगभग दोस्तों 80 प्रजातियों में विश्व के विभिन्न भूभागों में पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 कहता है कि भारत के किस राज्य में जवारी और सेवारैन पहाड़ी स्थित है। तो देखिए दोस्तों, सेवाराय पहाड़ी और जवारी पहाड़ी यह पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में स्थित है और यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य में, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यह दोनों पहाड़ी दक्षिण के पूर्वी घाट के समानांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दोस्तों दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करता है। और पश्चिमी घाट दोस्तों जो है यह पूर्वी घाट से ऊंचा है, याद रखिएगा। पूर्वी घाट से ऊंचा कौन है दोस्तों, तो पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है दोस्तों कि ध्वनि की गुणवत्ता इसके किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की जो गुणवत्ता है दोस्तों यह फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ध्वनि की गुणवत्ता इसके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर होती है। देखिए दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है और निर्वात में ध्वनि दोस्तों संचरण नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य तरंग में चलती है। ध्यान रखना है दोस्तों, द्रव, गैस, प्लाज्मा में ध्वनि कैसे चलती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग में, और ठोस में दोस्तों यह अनुप्रस्थ तरंग में संचरण करती है, याद रखिएगा। ठोस में कैसे दोस्तों, तो अनुप्रस्थ तरंग, और द्रव, गैस, प्लाज्मा में ध्वनि कैसे दोस्तों, तो अनुदैर्घ्य तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 बोलता है दोस्तों कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखिए दोस्तों, पाल साम्राज्य का संस्थापक यह गोपाल था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। पाल साम्राज्य दोस्तों यह मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता था और इसके वंश का संस्थापक दोस्तों गोपाल था, याद रखिएगा। और पाल वंश के अंतिम शासक दोस्तों गोविंद पाल था। पाल शासकों ने लगभग 4 सदियों यानी कि 750 1174 तक शासन किया और पाल राजाओं के काल में दोस्तों बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण मिला था, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ट्रॉफी का संबंध है MVP शब्द का पूरा नाम क्या है। MVP का पूरा शब्द का नाम दोस्तों याद रखिएगा, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी होता है। जिस तरह दोस्तों ट्रॉफी में MVP शब्द का पूरा नाम होता है दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी कि दोस्तों सबसे मूल्यवान खिलाड़ी। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का एक प्रशंसा या पुरस्कार है जो गेम चेंजिंग उत्कृष्टता के लिए दोस्तों पहचान हेतु उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन कि मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, मिलिंद पन्हो जो पाठ है यह बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में दोस्तों रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना का लगभग दोस्तों 1100 ईसा पूर्व है और इसके बौद्ध भिक्षु को दोस्तों नागसेन तथा भारतीय यूनानी शासक मिलिंद के बीच संवाद का इसमें वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इनमें से किसको समुद्र के लिए नए समुद्र मिले थे। तो इनमें से दोस्तों किसे भारत के लिए नए समुद्र मिले थे दोस्तों, तो वास्को डी गामा को। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला था। कब निकला था, तो 8 जुलाई 1497 को। और यह दोस्तों 17 मई 1498 को केरल में कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। और वास्को डी गामा दोस्तों समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन नाविक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है। तो यह दोस्तों कोर्ट में खेला जाता है, याद रखिएगा। देखिए हैंडबॉल खेल के मैदान को कोर्ट के नाम से जाना जाता है और कोर्ट दोस्तों 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि पशुपति किस काल से मनाया जाता है। तो पशुपति दोस्तों यह हड़प्पा संस्कृति काल से मनाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों पशुपतिनाथ की आराधना की जाती थी और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा।
देखिए दोस्तों, यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी और पशुपति पूजा इस काल का मुख्य धार्मिक कृत्य था। ज्ञातव्य है दोस्तों कि 1921 ईस्वी में दयाराम शाह ने दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था और मोहनजोदड़ो को दोस्तों राखाल दास बनर्जी वह दोस्तों 1922 ईस्वी में। ये भी बात आप याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों अब पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है। तो देखिए दोस्तों, जो टाइफाइड रोग है यह एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक रोग दोस्तों विभिन्न रोगजनक सूक्ष्मजीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और अन्य परजीवियों के कारण होने वाला यह रोग है दोस्तों। देखिए, टाइफाइड सालोमोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक यह गंभीर बीमारी है टाइफाइड दोस्तों, और यह खाने पीने के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और इससे बचाव हेतु प्रभाव टीका उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, हीमोफीलिया एवं कैंसर, गठिया यह संक्रामक रोग नहीं है। याद रखिएगा, हीमोफीलिया रोग कैसी है दोस्तों, तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी रोग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन तारा आपसे सबसे करीब है। तो देखिए दोस्तों, तारा सबसे हमारा करीब कौन है, तो प्रेक्सिमा सेंचुरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, प्रेक्सिमा सेंचुरी जिसका वैज्ञानिक नाम था दोस्तों सेंचुरी सी, याद रखिएगा। और यह तारा मंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। सूर्य के बाद प्रेक्सिमा सेंचुरी दोस्तों हमारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है और इसकी दूरी दोस्तों 4.24 प्रकाश वर्ष दूरी है, याद रखिएगा। और यह दोस्तों सेंटारस तारामंडल में अवस्थित है, सेंटारस तारामंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है। तो उसे दोस्तों सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति स्रोत के अति प्रयोग से सार्वजनिक स्रोतों को अति दोहन हो जाता है, जिससे भविष्य में संसाधनों की कमी हो जाती है। और सार्वजनिक संपत्तियों को संरक्षण के लिए दोस्तों लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 लागू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों अनुपस्थित रहते हैं हुए सत्र का संयोजन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है यह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, और उपाध्यक्ष की भी अनुपस्थिति में दोस्तों जो राज्यसभा के उप सभापति होते हैं वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, याद रखिएगा। और संयुक्त सत्र के दोस्तों आह्वान यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहेंगे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी कि दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष हो जाएंगे, और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहेंगे तो राज्यसभा के उपसभापति हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय दोस्तों पैरालंपिक में यह मरियप्पन थांगेलु थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मरियप्पन थांगेलु दक्षिण भारतीय उच्च जंपर यानी कि दोस्तों ऊंची कूद है, और यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित है, जो 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था। मैरी कॉम की बात किया दोस्तों तो यह भारतीय मुक्केबाज है और यह मणिपुर के निवासी है मैरी कॉम। और दीपा कर्मकार दोस्तों यह भारतीय जिम्नास्ट था, और हिमा दास दोस्तों यह एक भारतीय धावक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका में विभाजित किया जाता है, वह दोस्तों 2 समान में, याद रखिएगा किसमें, तो 2 समान में। क्योंकि दोस्तों कोशिका के विभाजन में जनन कोशिका एक मूल कोशिका को 2 समान कोशिका में विभाजित किया जा करती है, और कोशिका शरीर की मूल इकाई है दोस्तों। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक दोस्तों भरत मुनि है, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों नाटकों के संबंध की मूल सूचना तथा शास्त्रीय जानकारी नाट्य शास्त्र से उपलब्ध है। नाट्य शास्त्र के रचयिता दोस्तों भरत मुनि है, और भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो सारंग देव थे यह भारत के संगीत शास्त्री थे। सारंग देव दोस्तों भारत के संगीत शास्त्री थे, जिन्होंने दोस्तों संगीत रत्नाकर महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद दोस्तों यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद जो है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, और अंतर्राज्यीय परिषद का दोस्तों उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, और पहली बार दोस्तों जून 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी।
यह एक दोस्तों सलाहकारी निकाय है जिसका कार्य संघ और राज्य के बीच समान हित के विषय को दोस्तों जांच और चर्चा करना होता है अंतर्राज्यीय परिषद का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, बोलता है कि थाल घाट मुंबई और किसको जोड़ता है। तो देखिए दोस्तों इसका ट्रिक है कि मुन्ना खाए थाली में, तो थाल घाट दोस्तों मुन्ना यानी कि मुंबई और नासिक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों नासिक, क्योंकि दोस्तों थाल घाट जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख दर्रा है और यह दोस्तों पश्चिमी घाट में अवस्थित है थाल घाट, याद रखिएगा। इससे होकर दोस्तों मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है और यह मुंबई के नासिक को जोड़ता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो आपका कलिंग कप है दोस्तों यह विश्व कप से संबंधित नहीं है। कलिंग कप दोस्तों यह फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। और यह भारत के उड़ीसा राज्य में दोस्तों प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। देखिए दोस्तों ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी यह दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 28, बोलता है कि पुरुष में कौन सेक्स जीन मौजूद होता है। तो पुरुष में दोस्तों एक्स वाई होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा। अगर सामान्य मनुष्य में दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों को मानव के अनुवांशिकी गुणों का वाहक माना जाता है। इनमें दोस्तों 22 जोड़े जिन्हें आलिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है और यह दोनों लिंगों के समान रूप में उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा संघीय रूप से प्रशासित विधि को। देखिए दोस्तों भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय रूप से शासित व्यवस्था को अपनाया गया है, याद रखिएगा। भारत, बेल्जियम, स्पेन में कैसा, तो संघीय रूप से। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्वेश्चन 30 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्रा की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा अज्ञात शत्रु के द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों पाटलिपुत्रा या बिहार राज्य का दोस्तों भारत का यह प्राचीन शहर है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राजा अज्ञात शत्रु द्वारा की गई थी। इसके पुत्र दोस्तों उदयी ने मगध की राजधानी बनाया और यह दोस्तों 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक बना रहा। अभी दोस्तों वर्तमान में पटना जो है यह पाटलिपुत्र के स्थान पर नवीन शहर बन गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आकस्मिक निधि को किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो देखिए दोस्तों आकस्मिक निधि से आपसे बात करेगा तो अनुच्छेद 267 में दोस्तों आकस्मिक निधि की चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 263 दोस्तों यह केंद्र तथा राज्य के मध्य समन्वय स्थापित हेतु दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 280 में दोस्तों वित्त आयोग के गठन की चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 266 में भारत के संचित निधि का प्रावधान किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि, 280 में दोस्तों वित्त आयोग का गठन और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का था कि नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप देश में है। तो देखिए दोस्तों नाइजर और जिम्बाब्वे जो है यह आपको अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप देश में अवस्थित है और इसकी राजधानी दोस्तों नियामी है नाइजर की और इस देश का नाम दोस्तों नाइजर नदी पर पड़ा है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच दोस्तों स्थल रुद्ध देश है। देखिए दोस्तों लिम्पोपो नदी जो है यह मक्का रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, याद रखिएगा। मक्का रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बोलता है दोस्तों कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछेगा दोस्तों तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों यह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं और इन्हीं के दोस्तों अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था। तो देखिए दोस्तों अंतिम मौर्य राजा आपको बृहद्रथ था, याद रखिएगा। बृहद्रथ जो था दोस्तों यह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसने 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया और इसका सेनापति जो है तो पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। देखिए मौर्य राजवंश प्राचीन भारत की एक शक्तिशाली राजवंश था और मौर्य वंश राजवंश दोस्तों 137 वर्ष तक भारत पर शासन किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा जो कोलकाता या दोस्तों नदी बंदरगाह है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों भारत में
13 जो है दोस्तों यह प्रमुख बंदरगाह है और 205 जो है आपको छोटे छोटे बंदरगाह हैं। पश्चिमी घाट तट पर दोस्तों मुंबई, कांडला, कोचीन ये सभी बंदरगाह है दोस्तों। और पूर्वी तट पर कहेगा तो चेन्नई, तूतुकुड़ीन, पारादीप, कोलकाता ये बंदरगाह दोस्तों स्थित है आपको पूर्वी तट पर। मुंबई भारत का सबसे बड़ा दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि कोलकाता बंदरगाह एक दोस्तों नदीय बंदरगाह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। तो देखिए दोस्तों यह बिहार राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। देखिए दोस्तों बिहार के मधुबनी जिले का एक प्रसिद्ध चित्रकला है यह, और चित्रकला में मिथिलांचल की संस्कृति को दिखाया जाता है। मधुबनी चित्रकला दोस्तों ज़्यादातर प्राचीन महाकाव्यों से प्राकृतिक दृश्य और देवताओं के साथ पुरुष और उसके सहयोग को दर्शाती है, और इससे दोस्तों भित्ति पर चित्रों का उकेरा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कई आवृत्ति को मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों ध्वनि एक दोस्तों यांत्रिक तरंग है। सबसे पहले याद रखना है ध्वनि क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों एक यांत्रिक तरंग है। और दोस्तों यह न कि विद्युत चुंबकीय तरंग ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम से जरूरत होती है। देखिए दोस्तों ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, और कई आवृत्ति मिश्रण से दोस्तों उत्पन्न जो है ध्वनि को स्वर कहते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो स्वर दिया गया है यह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 38। देखिए 38 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस महासागर को सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों याद रखिएगा यह अटलांटिक महासागर का है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अटलांटिक महासागर दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा है, और यह व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि इसको दोस्तों समुद्री मार्ग दो सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। एक आर्कटिक महासागर जो कि दोस्तों सबसे छोटा महासागर है, और एक उत्तरी ध्रुव इस महासागर के बीच में यह अवस्थित है। देखिए दोस्तों अंटार्कटिका दोस्तों यह पृथ्वी की दक्षिणतम महाद्वीप है, इसमें दोस्तों दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों 31.16% है, याद रखिएगा। और यह दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत हो गया 31.16%, और ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों 68.8%, याद रखिएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की साक्षरता दर 74.04% है, और पुरुष साक्षरता दर दोस्तों 82.14, और महिला साक्षरता दर आपको 65.46%, याद रखिएगा। लिंगानुपात की बात की जाए दोस्तों तो 943 है, और जनसंख्या घनत्व दोस्तों 382 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो यह दोस्तों कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 323 के एक के तहत संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कर्मियों मंत्रालय के अधीन आता है, और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि कर्मियों को मामलों को विशेष रूप से भर्ती, प्रशिक्षण, करियर विकास, कर्मचारी कल्याण के साथ साथ सेवानिवृत्ति के बाद तक मुद्दों को देखरेख करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। तो देखिए दोस्तों भामर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा दोस्तों तराई। देखिए क्योंकि भामर या बांगर मिट्टी एक प्रकार है दोस्तों जो कि तराई क्षेत्र में यह पाया जाता है, और यह दोस्तों उपजाऊ क्षेत्र भारत, नेपाल एवं भूटान में अवस्थित है। हिमालय के समानांतर दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। ऊंचे घास के मैदान, झाड़ियाँ, सवाना, साल, जंगल की मिट्टी से दोस्तों भरपूर दलदल इस क्षेत्र में प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 42। बोलता है दोस्तों कि वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है। तो यह दोस्तों पेड़ की दिखाता है, याद रखिएगा। देखिए वृक्षासन दोस्तों पेड़ के समान खड़े होने वाला योगासन है, और वृक्षासन दो शब्द से मिलकर बना है, वृक्ष अर्थात पेड़ और आसन अर्थात दोस्तों मुद्रा। देखिए अर्थात दोस्तों वृक्ष की मुद्रा में खड़ा रहना, यह योग से ध्यान योग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 43। बोला कि डोलू कुनीथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो डोलू कुनीथा में दोस्तों जो एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है यह दोस्तों कर्नाटक की है, याद रखिएगा, जिसमें दोस्तों 12 से 16 लोग शामिल होते हैं, और इसके माध्यम से वीरेश्वर देवता यानी कि भगवान शिव का एक रूप पूजा करते हैं। देखिए दोस्तों याद रखिएगा यक्षगान, बिरगासे, नागमंडला यह सभी दोस्तों कर्नाटक का नृत्य है, याद रखिएगा। यक्षगान कहाँ के दोस्तों, तो कर्नाटक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 44। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो देखिए दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों यह 1993 में स्थापना हुआ था। इसके 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था।
यह एक दोस्तों बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालीन सदस्य और 2 डीम्ड सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 45, बोलता है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। देखिए दोस्तों, प्रसाद चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है और यह दोस्तों एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है, सांख्यविदिक थे। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना को मसौदा तैयार करने हेतु जाना जाता है और इन्हें दोस्तों आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के रूप में जाना जाता है, पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, अल्प अधिकार बाजार का यह लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो यह दोस्तों भारतीय खाद्य निगम, ध्यान रखना है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत दोस्तों 1965 में खाद्य सुरक्षा हेतु किया गया था और इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थ को खरीद कर दोस्तों भंडार, परिवहन एवं बिक्री करना, खाद्यान्नों के कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसका आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है दोस्तों क्वेश्चन 48 की महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किसमें शुरू की गई थी। तो यह दोस्तों 2005 में शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक दोस्तों रोजगार गारंटी योजना है जिसके 2005 में अधिनियमित किया गया और यह योजना दोस्तों प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराती है। और वर्तमान में यह कार्यक्रम दोस्तों शहरी क्षेत्र के कुल जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश में यह लागू है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिकंदर भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो सिकंदर दोस्तों भारत पर 326 ईसा पूर्व में किया था, याद रखिएगा। सिकंदर भारत पर दोस्तों 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था और यह पर्शिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग का आक्रमण किया और पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रतिष्ठित दोस्तों वितस्ता की, जिसे दोस्तों हाइडेस्पीड युद्ध कहा जाता है, जिसे में पोरस की हार हुई थी, याद रखिएगा। और सिकंदर दोस्तों 19 महीने तक भारत में रहा। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना पश्चिम की ओर लौट गया था। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। तो यह दोस्तों विनियोग विधेयक से। देखिए, सरकार द्वारा संचित निधि एक सामूहिक कोष से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद से प्रस्तुत विधेयक विनियोग विधेयक कहलाता है। यानी कि दोस्तों संचित निधि से पैसा निकालने के लिए उसको विनियोग विधेयक कहलाते हैं। और इस बिल में बिना सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में दोस्तों विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 266 में भारत के संचित निधि का प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों, इसके बाद से आपका फिर मैथ और रीजनिंग है। इसके लिए दोस्तों पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ डाल दिए हैं। तो इस दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।